सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामेंद्र। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 1 के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि पार्ट 1 हमारा रिलेट करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी कि बात करता है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आर्टिकल्स की बात करते हैं कि इस पार्ट से रिलेटेड आपके कौन कौन से यहाँ पे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक के जो भी आर्टिकल्स हैं वो सारे यहाँ पर रिलेटेड हैं आपके पार्ट 1 से, यानी कि यूनियन और उसकी टेरिटरी से रिलेटेड है। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 1। जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आर्टिकल्स हम लोग इसी सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। अब देखो, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनके बीच में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट था कि आखिरकार इंडिया का नाम इंडिया रखा जाए या इंडिया का नाम भारत रखा जाए। तो बहुत सारे विचार विमर्श के बाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो इस डिसीजन पर आई कि हमें इंडिया का नाम इंडिया और भारत दोनों रखना चाहिए। इसीलिए जो हमारा आर्टिकल 1 है इस बात को कंफर्म करता है कि जो इंडिया है वही भारत है और जो भारत है वही इंडिया है। पूरी लाइन में आपको बताता हूँ, लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इट विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया जो है वो आपका क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत जो है वो क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। एक्चुअली जब संविधान बन रहा था तो उस समय इस बात को भी लेकर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स है कि इंडिया को फेडरल माना जाए कि इंडिया को यूनियन माना जाए, क्योंकि दोनों जो नेशन की संकल्पनाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो यूनियन है और जो फेडरेशन है इन दोनों पे फ़र्क क्या होता है। अगर हम यहाँ पे नेशंस की बात करें तो आप सभी को पता है कि राष्ट्र दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह के होते हैं? कोई भी राष्ट्र या तो यूनियन होगा या फिर वो राष्ट्र आपका क्या होगा? फेडरेशन होगा, फेडरेशन होगा। साथियों, जो यूनियन है वो भी आपका स्टेट से मिलकर बनता है, राज्यों से मिलकर बनता है, और ये भी जो आपका फेडरेशन है वो भी आपका यहाँ पर ये राज्यों से मिलकर बनता है। परंतु दोनों पे फर्क क्या है? फर्क ये है कि यूनियन के अंदर जो भी स्टेट्स होंगे, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर जो भी आपके स्टेट्स हैं, आप सभी को पता है इंडिया पे 28 स्टेट और 8 आपके यूटीज हैं। तो जो भी आपके स्टेट्स और यूटीज हैं, ये स्टेट्स और यूटीज इंडिया से अलग नहीं हो सकते हैं। कल को बिहार कहे कि हमें इंडिया से अलग होके एक नया कंट्री बनाना है बिहार, तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी आर द यूनियन। हम यहाँ पे यूनियन को फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे स्टेट्स जो हैं वो आपके सेपरेट नहीं हो सकते हैं, सेपरेट नहीं हो सकते हैं, अलग नहीं हो सकते हैं। जबकि यहाँ पे अगर बात की जाए तो जो स्टेट्स हैं वो आपके सेपरेट हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। बिकॉज यूनियन के अंदर जो भी आपके राज्य होते हैं वो किसी भी संधि का परिणाम नहीं होते, किसी भी ट्रीटी का परिणाम नहीं होते हैं। राज्यों के साथ कोई भी संधि नहीं की गई है कि आप हम पर आकर शामिल हो जाएं और हम एक देश बना लें। जबकि अमेरिका जैसे जो देश हैं उनका निर्माण इसी बिहाफ में हुआ है, क्योंकि उन्होंने राज्यों के साथ ट्रीटी की है, राज्यों के साथ संधि की है। तो ये जो राज्य होते हैं ये आपके ट्रीटी का परिणाम होते हैं, ये आपके संधि के माध्यम से बनाए गए हैं। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है इंडिया और इसका एग्जाम्पल है आपका अमेरिका, यानी यूएसए। इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों पे फर्क है। तो हमारा आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। वहीं पे हम अगले आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 यहाँ पे एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। क्या बात करता है? कहता है कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, जो संसद है, संसद के पास ये अधिकार है कि संसद किसी भी न्यू स्टेट को, किसी भी नए राज्य को इस्टेब्लिश कर सकती है, स्थापित कर सकती है, या फिर किसी भी नए राज्य का एडमिशन कर सकती है, यानी कि उसका
प्रवेश कर सकती है। दोनों बातों में क्या फ़र्क है, इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, एडमिशन का मतलब होता है कि सपोज करिए जैसे पाकिस्तान का एक प्रांत है, एक राज्य है जिसका नाम है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान आए दिन खबरों पे बना रहता है। खबरों पे क्यों बना रहता है? क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर ये डिमांड उठती रहती है कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है। खुदा न खास्ता कल को अगर ऐसा हो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर इंडिया से कहे कि हम इंडिया पे शामिल होना चाहते हैं, तो क्या इंडिया पे शामिल हो सकता है बलूचिस्तान या नहीं? हमारा आर्टिकल 2 हमें कहता है, हमें पार्लियामेंट को ये पावर देता है आर्टिकल 2 कि कोई भी न्यू स्टेट का आप यहाँ पर एडमिशन कर सकते हैं, आप उसका प्रवेश करा सकते हैं। अगर बलूचिस्तान इंडिया का पार्ट बनता है तो आर्टिकल 2 के माध्यम से ये पॉसिबल है। दूसरी बात, अगर बलूचिस्तान इंडिया का पार्ट बना तो बलूचिस्तान के जो भी आपके सिटीजन्स होंगे वो सारे के सारे सिटीजन्स इंडिया के नागरिक माने जाएंगे, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 9 है वो आपका इसी से रिलेट करता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट जो है वो किसी भी न्यू स्टेट को इस्टेब्लिश भी कर सकता है। वहीं पर आर्टिकल 3 की बात करें तो आप सभी को पता है कि आर्टिकल 3 फिर से पार्लियामेंट को ये पावर देता है। ये सारी जो पावर्स हैं ये पार्लियामेंट के पास है, यानी कि संसद के पास है। पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, घटा सकता है, या इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ा सकता है। पार्लियामेंट को यह पावर है कि पार्लियामेंट किसी भी स्टेट बाउंड्री को बढ़ा सकता है या उसे घटा सकता है, या फिर उसकी जो बाउंड्री है उसकी बाउंड्री को यहाँ पे परिवर्तित कर सकता है। सपोज करिए जैसे रोहतास जिला है बिहार का, वो अभी बिहार का जिला है। कल को अगर चाहे जो पार्लियामेंट है, अगर वो चाहे कि रोहतास अब बिहार का हिस्सा नहीं बल्कि यूपी का हिस्सा होगा, तो वो भी उसे यहाँ पर किया जा सकता है। यानी कि जो सीमाएं हैं उन पर भी चेंज कर सकता है। चेंज इन द बाउंड्रीज, चेंज इन द बाउंड्रीज, यानी कि बाउंड्रीज को भी बदल सकता है। इसके अलावा किसी भी स्टेट के नाम को रीनेम कर सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है, या फिर दो राज्यों को मिलाकर के एक राज्य में परिवर्तित किया जा सकता है और एक राज्य को दो राज्यों पे यहाँ पे तोड़ा जा सकता है। सपोज करिए जैसे कल को अगर पार्लियामेंट चाहे कि जो आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए कि जैसे तमिलनाडु और केरल हैं, इनको अगर एक करना चाहे तो कर सकता है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है, उसका नाम परिवर्तित कर सकता है। बोले आज के बाद तमिल और केरल को मिलाकर हम तमिके कर देते हैं और एक नया राज्य बन जाएगा तमिके। या फिर एक राज्य है उसको दो राज्यों पे तोड़ा जा सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, तो आप यूपी, बिहार और एमपी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। नीचे आप जाओगे तो बॉम्बे का एग्जाम्पल ले सकते हो, महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने देखने को मिलते हैं। ये सारा जो है ये पॉसिबल है आर्टिकल 3 के माध्यम से। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पे अगर कोई चेंजमेंट किया जाता है, अगर कोई परिवर्तन किया जाता है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर कोई चेंजमेंट किया जाता है तो ये जो चेंजमेंट है, इस चेंजमेंट को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। इसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा इसका मतलब है कि ये आपका आर्टिकल 368 के दायरे पे नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिकल 368 क्या कहता है? प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा वो यहाँ पे आर्टिकल 368 के अंदर आएगा। तो यहाँ पे इसीलिए बोल दिया गया कि भैया हम बाउंड्री चेंज करें, स्टेट को घटाएं, स्टेट की बाउंड्री को बढ़ाएं, उसको रीनेम करें, कुछ भी करें, तो ये सारा का सारा आपको यहाँ पे आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा। हम जो भी यहाँ पर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में करेंगे वो हम यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी से करेंगे, सिंपल मेजॉरिटी से करेंगे, यानी कि साधारण बहुमत के आधार पर करेंगे, साधारण बहुमत से करेंगे, साधारण बहुमत से करेंगे।
तो इस तरीके से आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर कुछ भी अगर परिवर्तन किया जाता है तो वो परिवर्तन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से पार्ट 1 पर आपके 4 आर्टिकल्स हैं, चारों आर्टिकल्स को हमने प्रॉपरली यहाँ पर डिस्कस किया है। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 सारे आर्टिकल्स को हमने डिस्कस किया है। पार्ट 4 पर इतने ही आपके आर्टिकल्स हैं। इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।